9 बज रहे हैं, 9 बज चुके हैं। बड़ी खबर आज की, बड़े आंकड़े आज के नेहा पेश कर रही हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र से विधानसभा चुनाव के बड़े आंकड़े। सबसे पहले महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 123 सीटों के साथ 288 में से अब बीजेपी ही महाराष्ट्र में बनाएगी सरकार। इसके अलावा शिवसेना 63 सीट के साथ दूसरे नंबर पर है। बात करें अगर कांग्रेस की, बहुत बुरी हार मिली है, 42 सीट पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की ही सहयोगी रही एनसीपी 41 सीट पर सिमटी है। एनसीपी को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एमएनएस को महज 1 सीट मिली है। ये टैली 2009 के चुनाव में 13 थी, घटकर 1 पर पहुंच गई है और अन्य के खाते में 18। तो बड़ी सीट यह है कि जिन जिन पार्टियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा फायदा बीजेपी को गया है। 123 सीट, शिवसेना 63, कांग्रेस 42, एनसीपी 41, एमएनएस 1, अन्य 18। महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार, इसी को लेकर शाम भर से मंथन हो रहा है। आपको बता दें, पहला विकल्प जो है वो ये हो सकता है कि बीजेपी और शिवसेना साथ आ जाए। अगर बीजेपी और शिवसेना साथ आते हैं तो 123 में शिवसेना की 63 सीटें जोड़ दीजिए, ये आंकड़ा 186 पहुंच जाता है, बहुमत से बहुत आगे। और ये एक विकल्प हो सकता है जिसके जरिए सरकार बन सकती है। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि एनसीपी अगर बाहर से समर्थन दे बीजेपी को। एनसीपी ये प्रस्ताव पहले ही रख चुकी है। अगर एनसीपी का बाहर से समर्थन मिलता है तो 41 एनसीपी की सीटों को आप 123 में जोड़ दीजिए, आंकड़ा 164। ये भी एक विकल्प हो सकता है सरकार बनाने का महाराष्ट्र में। देखना यह है कि बीजेपी कौन से विकल्प पर मोहर लगाती है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक भी खत्म हुई है। अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी को 47 सीटें अपने दम पर मिली हैं 90 विधानसभा सीट में। तो बीजेपी अपने दम पर पहली बार बहुमत से सरकार बना रही है। चौटाला की पार्टी दूसरे नंबर पर है 19 सीटों के साथ, मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी इस रेस में तीसरे नंबर पर चली गई है महज 15 सीटों के साथ। करारी हार कांग्रेस पार्टी को। और हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिनका रास्ता अलग हुआ चुनाव से पहले बीजेपी से, महज 2 सीटों पर सिमट गए, अन्य के खाते में 7 सीट। तो हरियाणा की यह बड़ी तस्वीर, जहां बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, 47 सीटों के साथ बहुमत का मार्ग पार करते हुए पहली बार अपने दम पर हरियाणा में बनाएगी सरकार। अब आपको बता दें, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की वो बड़ी बातें जो देश की राजनीति पर भी असर डालती है कहीं ना कहीं। लोकसभा चुनाव के बाद ये मोदी को मिली बड़ी कामयाबी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, अब ये बिल्कुल तय हो गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में अपने दम पर, माफ कीजिएगा, हरियाणा में अपने दम पर, महाराष्ट्र में साथी की जरूरत। बीजेपी शिवसेना से हाथ मिला सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह के पर्यवेक्षक बनाए जाने से ये संकेत मिले हैं कि बीजेपी शिवसेना से हाथ मिला सकती है। उद्धव ठाकरे और अमित शाह की फोन पर बात हुई, बधाई दी गई उद्धव ठाकरे की ओर से बीजेपी को इस जीत पर। यह खबर सामने आई। एनसीपी के प्रस्ताव पर बीजेपी ने अभी तक फैसला नहीं किया है। वो प्रस्ताव जिसके तहत एनसीपी बाहर से बिना किसी शर्त के बीजेपी की सरकार को समर्थन देना चाहती है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का यह बयान आया। हालांकि बीजेपी अभी इस पर स्थिति साफ नहीं कर रही है और ये कह रही है कि इस पर फैसला लिया जाएगा। एनसीपी का नाम लेकर बीजेपी शिवसेना को डरा रही है, शिवसेना पर एक तरह से दबाव बना रही है। उधर हरियाणा में बीजेपी की पहली बार अपने दम पर सरकार बन रही है। हरियाणा में किसी तरह का कोई पेच नहीं फंसा है। मुख्यमंत्री की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु, खट्टर और रामविलास शर्मा, ये 3 नाम बेहद अहम हैं। कांग्रेस दोनों राज्यों में तीसरे नंबर पर आ गई, यानी दोनों राज्यों में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रही कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 42 और हरियाणा में महज 15 सीटें मिली हैं। ये करारी हार कांग्रेस को इन 2 राज्यों में झेलनी पड़ी है। एनसीपी बाहर से समर्थन देने का जो प्रस्ताव बीजेपी के सामने रख रही है, देखना है बीजेपी उस पर क्या कहती है, और शिवसेना के साथ पर। तो अब महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी, तस्वीर वहां आकर अटकती है। किशोर जी हाँ, और वो बैठकें खत्म हो चुकी हैं। अब इंतजार होगा विधायक दल की बैठक का, और कल परसों में जो संकेत मिलते हैं उनका। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से राजीव शुक्ल जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस और बीजेपी बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही है कि कांग्रेस मुक्त की बात से शुरू हुआ था, बीजेपी ने अब कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। बड़ी चुनौती, बड़ा संकट ये कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों की हार के बाद। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हम तीसरे नंबर पे आए हैं और तीसरे नंबर पे हैं, ये तो रिजल्ट से पता चलता है। और उसके लिए मैंने सुबह ही कहा था और अब फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे लिए निराशाजनक परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की हमेशा ये फितरत रही है, कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि वो उसने बाउंस बैक किया, हमेशा वापस लौट के आई है और मजबूत करके अपने को और मजबूती से आई है। तो अगर जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, क्योंकि 15 साल से हमारा महाराष्ट्र में सरकार थी और 10 साल से हरियाणा में,
तो हम एक मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेंगे। हम इसमें नहीं है कि हम सरकार बनाने के चक्कर में जोड़ तोड़ गठजोड़, इसको समर्थन उसको समर्थन, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं। हमारा एकदम स्पष्ट है कि हम एक मजबूत विपक्ष का, रचनात्मक विपक्ष का रोल अदा करेंगे और जनता निश्चित रूप से हमें सुनेगी और वापस लाएगी। नलिन जी, इंतजार बड़ी चीज होती राजनीति में जी। अब नलिन जी, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वो लक्ष्य तो जिसकी तरफ कोशिश थी कांग्रेस को हराने का, और इस तरह कांग्रेस हार भी इतनी बड़ी हुई है, वो भी पूरा हो गया। अब बात महाराष्ट्र पे जो अटकी हुई है वो किसके साथ जाने की है? संकेत राजनाथ सिंह जी के वहां पर्यवेक्षण बनाए जाने से हम ये लें क्या कि ये शिवसेना से बातचीत की तरफ पहला कदम है? कोई संकेत ले नहीं सकते, क्योंकि जब खुद ही आपने कहा है राजनाथ जी मुंबई जाएंगे, पार्लियामेंट में चला हुई है, तो वहां पर जाकर देखेंगे परिस्थिति क्या है, उसके बाद ही है। तो अभी महाराष्ट्र को लेकर सिर्फ इतनी ही स्पष्टता है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है, 123 सीटें जीत चुकी है और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है। और हरियाणा में हमारी जीत हो गई है, क्लियर है। तो इसीलिए अभी शांत है ये। मुझे लगता है एक आधे दिन में स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। दो चीजें जो और सामने आ रही हैं वो ये कि एनसीपी का समर्थन मिल रहा है, आपको बिना शर्त समर्थन मिल रहा है, बाहर से समर्थन मिल रहा है, लेकिन आप उसको ठुकरा नहीं रहे हैं। दूसरा, शिवसेना जिसके साथ इतनी तलखी रही, शिवसेना के बयानों में इतनी तलखी रही, उस तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा मतलब इस पे एक को दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं या कुछ, जैसे कई चैनलों में कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन आपके सामने है। कांग्रेस की सरकार जो है वहां हट चुकी है, भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, फुल मेजोरिटी से 20-22 है। तो अब जाकर सरकार कैसे बनेगी, इसी पर भी तो चर्चा करना है। सारे विधायक हैं, उनसे मिलकर विधायक दल का नेता बनता है, तो अभी जाकर देखते हैं। जी माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी के कारण वो संपर्क जो है वो बीच बीच में टूट रहा है। नलिन कोहली जी से हमारे साथ पीयूष गोयल साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ हैं। पीयूष जी, अब सवाल वही है सबके जहन में, महाराष्ट्र में किसके साथ बनाएंगे आप सरकार? कहिए। वो तो अभी निर्णय होना बाकी है। आज तो हम विजय के जश्न में सभी पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अब कल या परसों निरीक्षक महाराष्ट्र जाएंगे। सभी महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव पार्टी के कार्यकर्ता और नए चुने गए विधायकों से चर्चा होगी और उसके बाद तय होगा कैसे करना है, आगे की क्या रणनीति रहेगी। राजनाथ जी को पर्यवेक्षक बनाने का मतलब ये संकेत न लिया जाए कि शिवसेना की तरफ कदम है ये? आप लोग निकालते हैं संकेत। मेरे ख्याल से सीनियर लीडर्स जाएं, उस हिसाब से राजनाथ जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में पार्टी की इतनी बड़ी लोकसभा में विजय हुई और मैं समझता हूं कि पार्टी के हर एक नेता पार्टी का हित और जनता की सेवा करने का जो उद्देश्य लेके पार्टी राजनीति में उतरी है उसको मद्देनजर रखते हुए निर्णय करेंगे, बजाय के अगर आपके जैसे संकेत हैं कि एक की पक्षपात या दूसरे के पक्ष की तरफ रहे। एक आखिरी सवाल पीयूष जी, एनसीपी जिस तरह से समर्थन दे रही है, आपने कांग्रेस एनसीपी की सरकार के खिलाफ ये कैंपेन पूरा किया, एनसीपी के भ्रष्टाचार पर आपने पूरा वार किया, और एनसीपी जिस तरह से समर्थन दे रही है उसका आप खुल के खंडन नहीं कर रहे हैं, उसको ठुकरा नहीं रहे हैं, क्यों? देखिए, अगर आपके पास कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो उसको ठुकराने में कोई सभ्यता नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। आखिर नरेंद्र मोदी जी का दिल इतना बड़ा है, उसका परिचय तो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जब इतने बड़े बड़े राज्यों ने उनके साथ अन्याय किया तो भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी उसको दिल पे नहीं लिया
और उन्होंने हर एक के साथ संबंध बढ़ाए। नहीं, लेकिन ये उसी कहा गया था प्रकार कि से ये भारतीय चाचा जनता भतीजा ने पार्टी महाराष्ट्र को लूट कोई लिया, राजनीतिक ये कहा गया था कि ये अश्लीलता भ्रष्टाचारवादी नहीं पार्टी करती है, तो उसका We do तो not कोई भी believe in समर्थन आना political एकदम से ठुकरा देना चाहिए था ना। ये उम्मीद की जाती है कि चाचा भतीजा को आपने कहा कि उन्होंने लूट लिया, आपने कहा भ्रष्टाचारवादी पार्टी है, तो इसलिए वो जो भी विषय है, वो जो विषय उसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, जो कार्रवाई होनी है उचित कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने नियमों पे, अपने जो सिद्धांत है उस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। यानी ऑप्शन ओपन है। मैंने अभी बताया कि हम कोई सिद्धांत या कोई नियम के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निरीक्षक जाएंगे मुंबई और सब विधायकों से बात करेंगे, उसके बेसिस पे फाइनल निर्णय वहां पे लिया जाएगा और वो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर हम एबीपी न्यूज पर। आप समझिए जो पीयूष गोयल जी ने जो बिंदु रखे हैं उनका मतलब क्या है, संकेत क्या दे रही है बीजेपी। शिवसेना की तरफ कदम बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन एनसीपी के बढ़ाए हुए कदम को ठुकराया भी नहीं जा रहा है। प्रस्ताव ठुकराना भ्रष्टाचार नहीं है, माफ कीजिएगा शिष्टाचार नहीं है, माफ कीजिएगा, प्रस्ताव ठुकराना शिष्टाचार नहीं है, कहा पीयूष गोयल ने। एनसीपी के प्रस्ताव पर पीयूष गोयल ने अभी एबीपी न्यूज पर कहा है कि प्रस्ताव ठुकराना शिष्टाचार नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे इसका मतलब और इसके संकेत क्या।